दोस्तों आपको न्यूज तो मिल ही चुकी होगी कि चंद्रयान 3 को चांद की ग्रेविटी ने अपनी ओर खींच लिया है, यानी कि अब ये चांद के ऑर्बिट में घूमने लगा है। इसरो ने भी ये बता दिया है कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट के चक्कर लगाने शुरू कर चुका है। इस अपडेट के बाद कई सारे लोगों को ये कंफ्यूजन आ रहा है कि आखिर कौन सी टेक्निक से चंद्रयान 3 को इसरो ने चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फील्ड में दाखिल करवाया है। अगर उस तकनीक को विकसित ना किया होता तो क्या होता और इस तरह चांद के ऑर्बिट में घुसने के क्या फायदे हैं, इन्हीं सारे टॉपिक्स पर आज इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अपनी दुआएं चंद्रयान 3 मिशन को देने के लिए कमेंट सेक्शन में ऑल द बेस्ट इसरो जरूर लिखें। दोस्तों जिस चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड में चंद्रयान 3 ने प्रवेश किया है उसका क्षेत्र 40,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जी हाँ, उतने बड़े स्पेस पार्ट में चांद की ग्रेविटी काम करती है और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स में इसरो का चंद्रयान 3 पहुंच चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि चांद की सरफेस से 40,000 किलोमीटर दूर तक के एरिया में आने वाली किसी भी चीज को चांद अपनी ओर खींचने लगेगा। दोस्तों जब 5 अगस्त को हमारा चंद्रयान 3 चांद की लूनर ऑर्बिट में प्रवेश कर रहा था उस वक्त उसकी स्पीड को 5 से 6 गुना तक कम किया गया था ताकि वो आसानी से उसकी ग्रेविटी में प्रवेश कर पाए और आगे ना निकल जाए। इस प्रवेश को सफलतापूर्वक करने के लिए कई सारी चुनौतियों का इसरो और उसके चंद्रयान 3 को सामना करना पड़ा था। चंद्रयान 3 पे सारे टेस्ट धरती पर ही हुए थे। ज्यादा से ज्यादा पास के स्पेस में खुली जगह पर एक क्लियर एनवायरनमेंट में ही किए गए थे। किसी भी स्पेस एजेंसी के लिए ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है कि काफी सारे रॉकेट्स को फायर करके मून की ग्रेविटी को टेस्ट कर सके। पुराने डेटा, फिजिक्स के नियम और स्पेस का नॉलेज ही काम में आता है, जिसके बेस पर कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने पड़ते हैं। अजम्पशंस के बेस पर डिसीजंस लिए जाते हैं। रॉकेट्स को धरती की ग्रेविटी के अनुसार कुछ अजम्पशंस करके चांद की ग्रेविटी के लिए डिजाइन किया जाता है। इन सब को आप इसरो और उसकी तरह काम कर रही स्पेस एजेंसीज की चुनौतियां समझ सकते हैं। जब ये रॉकेट चांद के लिए डिजाइन होता है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है चांद और यान की गति, दिशा और लोकेशन को कैलकुलेट करना। जिस समय ये चांद के ऑर्बिट में जाने वाला होगा तब ये एक पर्टिकुलर स्पीड से ट्रेवल कर रहा होगा, चांद धरती का चक्कर लगा रहा होगा और दोनों के लोकेशन भी बदलते रहेंगे। अगर कोई भी गड़बड़ हुई यानी कि स्पीड और टाइम कैलकुलेशन में कोई खामी हुई तो स्पीड या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। ज्यादा स्पीड से ये चांद के आगे निकल सकता है और कम स्पीड होने की वजह से मिशन फेल हो सकता है, क्रैश लैंडिंग हो सकती है। इस वजह से इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन से मिले डाटा और अनुभव से इस काम को अपने कमांड सेंटर से काफी अच्छे तरीके से कर लिया था। इसका फायदा यह हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम पर एक पर्टिकुलर स्पीड और डायरेक्शन से चांद के पर्टिकुलर लोकेशन पर उसके ऑर्बिट में चंद्रयान 3 को एंटर करवाया गया। ऐसा करने के लिए जरूरी था यान की स्पीड को धीमा करना, जो रिटार्डेशन फेज में आता है। इस समय तक चंद्रयान 3 की स्पीड 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन चांद की ग्रेविटी में प्रवेश करने के लिए चंद्रयान 3 को सिर्फ 3,000 से 7,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की जरूरत थी। ये सब 5 अगस्त तक हो चुका था और यान ने चांद के ऑर्बिट में सर्कल करना, ऑर्बिट करना शुरू कर दिया था। अब यहाँ पर आपको एक बड़ा सवाल आ सकता है कि आखिर किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी क्या होती है। वैसे तो आप और हम सब इसे बचपन में ही किताबों में सीख चुके हैं, लेकिन चलिए थोड़ा अपनी नॉलेज को रिफ्रेश करते हैं। स्पेस में अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है तो उसकी ग्रेविटी भी जरूर होगी। ये ग्रेविटी अपने केंद्र के पास दूसरी चीजों को खींचती है। दोस्तों चांद के मुकाबले धरती का मास काफी ज्यादा है, इसलिए ग्रेविटी भी 6 गुना ज्यादा है। हर छोटी से छोटी चीज अपने अंदर ग्रेविटी रखती है। जितना ज्यादा उसका मास उतना ही ज्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको आसान भाषा में समझें तो आप धरती पर खड़े हैं, आपके मास जितना ही धरती आपको अपनी ओर खींचती है, वो बन जाता है आपका वजन। इसीलिए दोस्तों जब एस्ट्रोनॉट्स चांद पर जाते हैं तो उनका वेट वहां पर धरती के मुकाबले काफी कम होता है, क्योंकि चांद का मास कम है तो ग्रेविटी भी कम लगा पाता है।
इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट का धरती पर वेट 6 किलो है तो चांद पर सिर्फ 1 किलो रहेगा। ये भी एक बड़ी समस्या थी इसरो के वैज्ञानिकों के सामने, क्योंकि जितना वेट चंद्रयान 3 का धरती पर होगा उससे 6 गुना कम चांद पर होगा। जितनी ग्रेविटी चंद्रयान 3 को धरती से लगती उससे 6 गुना कम चांद पर लगेगी। तो इन फिजिक्स के प्रिंसिपल्स और कैलकुलेशंस और कुछ अजम्पशंस को मिलाकर ही चंद्रयान 3 को छोड़ा गया। अब चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाना शुरू कर चुका है। इसके बाद ये 4 चक्करों को पूरा करने के बाद नीचे उतरना शुरू करेगा। जिस समय चंद्रयान 3 100 बाय 100 किलोमीटर का चक्कर लगा रहा होगा, उस समय लैंडर विक्रम प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग होकर नीचे आने की प्रक्रिया शुरू करेगा। 18 से 20 अगस्त तक डी ऑर्बिटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी कि चांद के चक्रों को लगाना बंद होगा और यान नीचे आना शुरू करेगा। फिर जब चांद की ग्रेविटी चंद्रयान को अपनी ओर खींचेगी तो उसकी स्पीड काफी तेज होगी, इसलिए पहले इसकी स्पीड कम की जाएगी और फिर थ्रस्टर्स को चालू करके चांद की सतह की उल्टी दिशा में यान को पावर दी जाएगी। फिर धीरे धीरे उसे नीचे उतारा जाएगा। इसके लिए इसरो को एक परफेक्ट पॉइंट, परफेक्ट लोकेशन और परफेक्ट टाइम पर उसे नीचे उतारने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी। इसको सॉफ्ट लैंड कराने के लिए और क्रैश लैंडिंग से बचाने के लिए इंजन शुरू होंगे और नीचे से बूस्ट ऊपर की ओर देते हुए उसे नीचे उतारेंगे। इस समय सॉफ्ट लैंडिंग के लिए लैंडर विक्रम में लगे कैमरा से एक जगह को तय किया जाएगा। ऐसा करना काफी जरूरी है क्योंकि चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल में उतरने वाला है, जो काफी खतरनाक जगह है। आप आई आइकन को दबाकर वीडियो देख सकते हैं कि क्यों है चांद की डार्क साइड इतनी खतरनाक। चाहे लैंडर विक्रम चांद पर सूरज की रोशनी के वक्त ही उतरने वाला है, लेकिन फिर भी वहां पर अंधेरा काफी होगा। इसलिए कैमरा और इनबिल्ट एआई की मदद से सतह को स्टडी किया जाएगा कि आखिर जमीन कहां उबड़ खाबड़ है और कहां लैंडिंग हो सकती है। ये आखिरी चरण का प्रोसेस पूरी तरह ऑटोमेटिक होने वाला है। इसरो सिर्फ देख सकता है कि चंद्रयान 3 कैसा परफॉर्म कर रहा है और कुछ नहीं। ड्रोन की तरह थोड़ी देर उड़ते हुए अपने लिए सुरक्षित जगह को चुनने के बाद ये सॉफ्ट लैंड करेगा। दोस्तों, इसरो ने धरती और चांद की ग्रेविटी की मदद से चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचाया है, जिसकी बदौलत चंद्रयान 3 ने काफी कम फ्यूल और कम पैसे खर्च करके इस बड़े मिशन को अंजाम दिया है। इसी तरह कम खर्च में कम फ्यूल बर्न करके सभी मुश्किलों को चीरते हुए चंद्रयान 3 23 अगस्त को चांद तक पहुंच जाएगा। इस मिशन को अपनी दुआएं देने के लिए कमेंट सेक्शन में ऑल द बेस्ट इसरो जरूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।